नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता को बता रहे हैं केंद्र सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री ने 11 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा का किया जिक्र। कहा, देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ जुटे हैं देशवासी। आतंकवाद से निपटने पर दिल्ली में आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। आतंकवाद के खतरों और आधुनिक आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। 700 मरीन और 4000 नेशनल गार्ड के साय में लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दायर किया मुकदमा। और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों में ऑरेंज अलर्ट। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 66 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए 66 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के उत्तर पश्चिम जिले की विदेशी शाखा ने ये कार्रवाई की है। तो दिल्ली में 66 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और इसी कड़ी में 66 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की दिल्ली में 66 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में 66 बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज्य के उत्तर पश्चिम जिले की शाखा द्वारा ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई राज्यों में हम देख रहे हैं अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। दिल्ली में भी लगातार ये कार्रवाई जारी और इसी कड़ी में 66 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, 66 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का? बिल्कुल संध्या, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेशन पिछले साल चला था और लगातार इसमें गिरफ्तारियां की जा रही हैं तमाम जिलों की तरफ से, आप देखिए। और अब 66 लोगों को, यानी ये जो परिवार था ये काफी समय से पहले हरियाणा के कई इलाकों में रहता था, वहाँ लेबर और मैशंस का काम करते थे, अब ईंट के भट्टों पे काम करते थे, वहां से दिल्ली आ गए और दिल्ली में विभिन्न इलाकों में नॉर्थ वेस्ट के रहने लगे। जैसे ही इनकी सूचना दिल्ली पुलिस को मिली, उन्होंने अपनी टीम को गठित किया। 2 टीमें स्पेशली इसमें लगाई गई और उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की गई, इनकी पहचान सुनिश्चित की गई। कई सारे दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिससे ये पाया गया कि ये सब लोग बांग्लादेशी हैं और उनको डिपोर्ट सेंटर में भेज करके वहां से इनको वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। मुकेश, क्या कुछ लग रहा है आगे और भी ये कार्रवाई लगातार अगर जारी रहती है तो क्या और भी कई लोगों की गिरफ्तारी संभव है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हम लगातार देख रहे हैं लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आज एक बड़ी संख्या में 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे की किस तरह से संभावना बनती हुई नजर आ रही है? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल संध्या, लगातार इस पे काम किया जा रहा है। जिस तरह से नई गवर्नमेंट जब दिल्ली में रिफॉर्म हुई उसके बाद उन्होंने इस इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ जो है कार्रवाई तेज कर दी है। खुद मुख्यमंत्री जो दिल्ली के, उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स पे यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो या वो किसी और देश के भी हों। कुछ और फॉरेन नेशनल्स के इलीगल्स जो लोग थे उनको भी बीते दिनों में या बीते हफ्तों में वापस उनके वतन भेजा गया। तो लगातार गृह मंत्री के साथ मीटिंग के बाद ये सुनिश्चित किया गया था और उसके बाद से लगातार देखिए इसमें बढ़ोतरी आंकड़ों में होती जा रही है और अभी तक की ये संख्या जो है, मेरे को लगता है कि
1000 के आसपास का आंकड़ा हो चुका होगा, जिसमें इनको अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ करके वापस भेजा रहा है। साथ ही साथ इनके किंगपिन, इनको लाने वाले कौन कौन से लोग हैं उनका भी खुलासा एक एक करके किया जा रहा है। कौन इनके भारत में एजेंट है जिनको यहाँ लाते हैं, यहाँ बसाते हैं, और कई लोग इनसे पैसा भी उगाही करते हैं। कई जगह हमने खुद जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है, ग्राउंड जीरो में, कि किस तरह से उनको वहाँ बसाया जाता है। जो लोग इनको एजेंट लेकर के आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, 5 से 7 हजार 10 हजार रुपए तक इनको वहां पर रहने के लिए दिए जाते हैं। और अगर इनको बांग्लादेश से यहाँ लाया जाता है तो इनके रास्तों को सुनिश्चित किया जाता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका व्हीकल, कहाँ रहेंगे, कैसे उनके कागजात बनेंगे, ये तमाम चीजें की जाती हैं। दिल्ली पुलिस की जो टीम है ये लगातार वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में अभी भी डिप्लॉयड है, और वो काफी डेटा लेकर के वहां गए हुए हैं, और उसके आधार पर लगातार इनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद इन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। और इस तरह इस समय जिस तरह से दिल्ली पुलिस पूरे एक्शन में, जीरो टॉलरेंस की नीति है इनके खिलाफ। और बीते कई वर्षों में आप देखिए, ये अवैध बांग्लादेशी कई इलीगल गतिविधियों में पाए गए। जैसे अगर इलीगल शराब माफियाओं में देखें तो इनके लोग मिले हुए हैं, कई जगह इनके लोग चोरियों में मिले हुए हैं, कई सारे क्राइम जो है वो उनके दौरान आप देखिए तो ये आपको ज्यादातर पकड़ने में आते हैं। और फिर इनकी जब नेशनैलिटी की बात पता लगती है तो ये बांग्लादेश से अलग उनके आसपास के इलाकों से निकल करके आते हैं। तो मेरे को लगता है बड़े एक्शन में है दिल्ली पुलिस, और आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। जी मुकेश, क्या इनकी कोई कड़ी जुड़ती हुई दिल्ली पुलिस को नजर आ रही है? कौन लोग हैं जो इन लोगों को लाते हैं, कौन लोग हैं जो इनके लिए दस्तावेज तैयार करते हैं? और आज जो 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, और कौन कौन से काम किया करते थे दिल्ली में रह के? बिल्कुल, मैंने बताया जिस तरह से ये 66 लोग हैं, इसमें काफी महिलाएं, पुरुष और कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और ये पहले नू, मेवात, इन इलाकों में हरियाणा के रहते थे, जहां पर ये भट्टों पर काम करते थे, मिस्त्री का काम करते थे, लेबर का काम करते थे। उसके बाद इनको इस तरह से दिल्ली में शिफ्ट किया गया। इसी तरह से इनको अलग अलग इलाकों में शिफ्ट किया जाता है इनके एजेंट के द्वारा, कि एक जगह ये ना रह पाए और इनकी पहचान छुपाई जा सके। 2 साल 5 साल ऐसे करके इनको अलग अलग इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी के ये लोग पैसे लेते हैं। और बीते दिनों में दिल्ली पुलिस ने ऐसे एजेंट्स को भी इनके गिरफ्तार किया। कुछ की गिरफ्तारी गुड़गांव से हुई, कुछ की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, और कुछ को नॉर्थ ईस्ट के आसपास से भी पकड़ करके लेके आया गया, जो वहां से इनको डिपोर्ट करके सड़क के रास्ते या नंगी गेट के रास्ते दिल्ली लेकर के हिंदुस्तान की सरजमी पर लाते थे, फिर अलग अलग इलाकों में हिंदुस्तान के इनको भेज दिया जाते थे। और ये एक्शन दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, आप देखिए, चाहे हरियाणा में आप देखें या उत्तर प्रदेश में देखें, वहां पर भी लगातार इन पर नजर बनाए हुए है उनकी पुलिस भी, और लगातार इसमें आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे भी लगातार हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 66 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से रह रहे थे और बांग्लादेशी नागरिक थे। और अब खबरों में बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से जुड़ी हुई खबरों की। तो केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार ने किस तरह से अंत्योदय तक पहुंचने के लिए तमाम योजनाएं लागू की और कैसे सरकार ने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया है, इस तरह की हर उपलब्धियों को बताने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को बताना है कि कैसे सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार लगातार देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सामाजिक योजनाओं के दम पर आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर लखनऊ स्थित यूपी बीजेपी कार्यालय में आज एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रदर्शनी में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों की एक पूरी यात्रा है। योगी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार में लिए गए फैसलों और नीतियों का उल्लेख किया। योगी ने कहा कि हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने नई पहचान बनाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति को देखा है। योगी ने कहा कि भारत शांति के साथ रहना चाहता है, लेकिन अगर कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया जाएगा। योगी ने कहा कि पिछले 11 साल में भारत अब ऐसा देश बन चुका है जिस पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है।
इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसे राजनीति से मुक्ति मिली है। अब देश के सामने 25 साल की पूरी योजना तैयार है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पिछले 11 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा सीएम ने कहा कि 2014 में अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि गुजरात में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने गांधीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में 4.5 लाख महिला लखपति दीदी बनी हैं। વડાપ્રધાન શ્રીએ મહિલાના સશક્તિકરણ સ્વાવલંબનથી બહેનોને પગભર કરવાની નવી દિશા આપી છે। લખપતિ દીદી જેવી પહેલના પરિણામે બહેનો આજે 1 લાખ કે તેથી વધુની આવક કૃષિ, પશુપાલન, લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી મેળવતી થઈ છે। શ્રી મોદી સાહેબના મહિલા કલ્યાણ અભિગમના કારણે ગુજરાતમાં 4.5 લાખ બહેનો લખપતિ દીદી બની છે। इसी कड़ी में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकारों ने न सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज़्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है। यहाँ तक कि 81 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। पीएम ने एक संदेश में लिखा कि पिछले 11 वर्ष में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। ये देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सुपर संदेश साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से विकास की गाथा देश लिख रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर हुआ है। ये पूरे 11 वर्षों का जो सफर है वो देश की जनता का विश्वास और आत्मनिर्भरता का विश्वास है। और विकास की नई गाथा लिख रहा भारत सुरक्षा के मोर्चे पर भी शक्ति और जोश से भरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उधर विकास के प्रयासों में तकनीक के समावेश ने जीवन बेहतर बनाने में मदद की है। वहीं इंफ्रा विकास की अभूतपूर्व रफ्तार आर्थिक प्रगति की नई गति साथ लाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर देश के बीते 11 वर्ष आत्मविश्वास से भरे और आत्मनिर्भरता को समर्पित रहे। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान हो या नक्सली हिंसा पर नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती का देश ने निर्णायक जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ कर बेरहमी से मार डाला। भारत ने इस आतंकी कायरता का करारा जवाब दिया और घर में घुसकर आतंक के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद के लिए आगे आई तो उसे भी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नई नीति स्पष्ट कर दी। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बेहद अहम पहलू है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत के रक्षा उत्पादन की धूम आज वैश्विक स्तर पर है। कभी रक्षा आयात पर निर्भर देश आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत के जिन रक्षा उत्पादों की जबरदस्त मांग है उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं। इन उपलब्धियों के बाद भी देश यही नहीं रुकने वाला। देश ने 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है ताकि भारत रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बन सके। रक्षा क्षेत्र सहित बढ़ते निर्यात के पीछे एक बड़ा कारण देश की तकनीकी उत्कृष्टता भी है। इस तकनीकी विकास ने गांव में ऑप्टिकल फाइबर से लेकर अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने तक सब कुछ संभव कर दिखाया है। 2,14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या 11 वर्षों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 285% बढ़ना। इससे स्पष्ट होता है कि तकनीक से आया बदलाव जमीनी स्तर तक पहुंचा है। देश तेजी से 1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इस उपलब्धि के पीछे एक बड़ी वजह इंफ्रा विकास है, डिजिटल इंफ्रा हो या अन्य आधारभूत ढांचा। 2014 के बाद 86 एयरपोर्ट चालू होने,
केवल 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण, पंबन ब्रिज और चिनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार, ये सभी उपलब्धियां देश की स्पीड और स्केल को दिखाती हैं। रफ्तार भर्ती, सैकड़ों वंदे भारत ट्रेन हो या लोकोमोटिव और कोच निर्माण में नए कीर्तिमान, विकसित भारत की यात्रा पूरी शान और रफ्तार से आगे बढ़ती साफ देखी जा सकती है। और बुलेटिन में खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह 6 जून को प्रधानमंत्री ने श्रीनगर कटरा रूट पर जिस वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था, उसका अब फायदा भी दिखने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज खुद इस ट्रेन की सवारी की। वो नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। उन्होंने इस ट्रेन से अपनी यात्रा पर खुशी व्यक्त की और कहा कि इससे पर्यटकों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सड़क मार्ग से यात्रा करना मुश्किल है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। यह हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। दो चीज़ें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी, कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जहाज़ वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे, और हम उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा हम इस्तेमाल करें। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख और वायुसेना के जवानों ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को और एक्सियोम 4 के पूरे दल को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय वायुसेना ने इस पर कहा कि यह अभियान भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस को सोनम रघुवंशी की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। गाजीपुर से बक्सर के रास्ते पटना पहुंची सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। सोनम से फुलवारी शरीफ थाने में पूछताछ की गई। ASI सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद आगे की प्रक्रिया के तहत सोनम को थाने से बाहर भेजा जाएगा। 4 से 5 अधिकारियों से लेकर थाने पहुंचे, साथ में एक महिला कांस्टेबल भी है। थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इससे पहले सोनम को यूपी के गाजीपुर की कोर्ट में देर शाम पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर सौंपा है। इस मर्डर केस में कल हत्या के आरोप में 3 संदिग्धों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन्हें भी कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। चौथा आरोपी आनंद कुर्मी बीना से पकड़ा गया था। आनंद कुर्मी की आज इंदौर की अदालत में पेशी हुई। आनंद कुर्मी को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। अब शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को आगे की जांच के लिए ले जाएगी। शिलांग पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलांग रवाना होगी।
इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा में हुए आईईडी विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले सुकमा एसपी आकाश राव गिरिपुंजे को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहे। शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरपुंजे 2013 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अफसर थे। आकाश रायपुर के रहने वाले थे। कोंटा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एसपी आकाश राव गिरपुंजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।